डिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्यतिकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस। और नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, नेक्स्ट घटना विवर्तन। विवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन। और लास्ट है इसमें आप लोग को जो पढ़ना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग देख सकते हैं जैसा कि प्रकाश को लाइट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए पिछले चैप्टर में जितने भी लाइट्स के चैप्टर थे सारे, उसमें हम लोग इन्हीं के बारे में 2-3 टॉपिक के बारे में भी हम लोग बात किए हैं। एक तो पहला आपका परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। ये प्रकाश में होने वाली कुछ घटनाएं होती हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो परावर्तन के केस में हम लोग दर्पण पढ़े थे, ठीक है, और अपवर्तन के केस में हम लोग लेंस पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में हम लोग। तो हमने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है, तो वस्तु दिखाई देती है। इसका मतलब अगर कोई वस्तु है, अगर उस पर लाइट पड़ रहा है तो वो लाइट यहाँ पड़ने के बाद परावर्तित होगा और सीधे हमारे आँख पे पड़ेगा, तो हमें यहाँ से ये वस्तु तब दिखाई देगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग प्रकाश परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से कि परावर्तन होता क्या है। तो हमने कहा कि परावर्तन दर्पण में होता है। अगर हम लोग क्या करें, एक दर्पण को, ठीक है ना, सन के सामने रख दें, तो हम लोग देखते हैं कि सन से आने वाली रे जो होती हैं दर्पण पर पड़ने के बाद वो उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, मतलब उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग परावर्तन का नाम देते हैं। यानी प्रकाश में होने वाली इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये था परावर्तन। अब परावर्तन में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ें कि दर्पण क्या होता है। तो हमने बताया कि दर्पण एक कांच का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक साइड हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो जो दूसरा साइड होता है वो परावर्तक बन जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग दर्पण का नाम देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है और एक गोली दर्पण होता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। समतल दर्पण और दूसरा कौन सा है आपका, गोली दर्पण। ये किसके प्रकार हैं आपके, समतल दर्पण और गोली दर्पण। ये आपका दर्पण के प्रकार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समतल दर्पण तो आपका दर्पण ही होता है और इसमें जो इमेज होता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, लेकिन जो गोली दर्पण होता है वो क्या होता है, एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके अगर एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो दूसरा जो तल होता है वो परावर्तक हो जाता है। इसी दर्पण को हम लोग गोली दर्पण के नाम से जानते हैं। और ये हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण।
ठीक है। तो उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक। और अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग उत्तल दर्पण की बात करें तो ये उत्तल दर्पण जो होता है ये आपका क्या होता है कि ये इसका जो उभरा हुआ भाग होता है वो परावर्तक का काम करता है। यानी कि अगर हम लोग एक दर्पण गोली दर्पण काट लें ऐसे तो इसको कहते हैं हम लोग इसका मुख्य अक्ष, इसका ऊपर वाला भाग अगर अंदर वाला भाग अगर पेंट कर दें तो ये ऊपर वाला भाग परावर्तक बन जाता है। ठीक है। जब हम इससे अंदर वाला भाग पेंट कर देते हैं यानी दबा हुआ भाग तो इसका ऊपरी तल परावर्तक हो जाता है और इसका फोकस और वक्रता केंद्र परावर्तक तल के पीछे होता है। इसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा ही बनता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा दर्पण है ये, अब ये आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग पेंट होता है ऐसे, यानी इसमें जो परावर्तन होता है वो आंतरिक भाग से होता है, इस भाग से, इसे परावर्तक है ये तल है। ठीक है। तब देख लीजिए इसमें जो इमेज होता है वो वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा दोनों प्राप्त होता है। ठीक है। वास्तविक उल्टा और आभासी और सीधा दोनों प्राप्त होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के इमेज बन सकते हैं, उत्तल में केवल आभासी बनता है। ठीक है ना। तो ये था हमारा परावर्तन के बारे में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक है हमारा अपवर्तन। यहाँ पे तो देखिए हमने बताया था अपवर्तन में क्या होता है कि जब हम लोग किसी कांच पे, ठीक है, जब हम लोग किसी कांच पे प्रकाश गिराते हैं तो प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। तो इसी घटना को हम लोग अपवर्तन का नाम देते हैं। ठीक है। तो इसी घटना को हम लोग किसका नाम देते हैं, अपवर्तन का नाम देते हैं। ठीक। तो अब देखो ध्यान से कि अपवर्तन होता क्या है और अपवर्तन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। चलो पहले प्रोसेस जान लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यतिकरण क्या होता है। ठीक है। तो ये जो तीनों टॉपिक हैं वो आपके हाई स्कूल में नहीं पढ़ने हैं, केवल इंटर वालों को, 12 वालों को पढ़ने हैं। और ये तीनों हम 12 वालों को समझा रहे हैं और अपवर्तन परावर्तन हाई स्कूल वालों को भी पढ़ना है। ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे कि ये व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि जब प्रकाश क्या होता है, जब एक ही माध्यम में कुछ सेम लगभग समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें चलती हैं तो वो कहीं कहीं पे उनकी तीव्रता अधिक होती है और कहीं कहीं पे उनकी तीव्रता कम होती है। तो इसी घटना को हम लोग व्यतिकरण का नाम देते हैं। यानी आप कभी कभी देखे होंगे कि साबुन का बुलबुला जो होता है वो काफ़ी कलरलेस दिखाई देता है, काफ़ी कलर में दिखाई देता है। ठीक है। तो उसमें से कुछ कलर जो हाईली होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकते हैं, कुछ कम दिखाई देते हैं। तो जहाँ पे इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है यानी व्यतिकरण ज़्यादा होता है वो कलर हमें अधिक दिखाई देते हैं। ठीक है। और जहाँ पे इंटरफेरेंस कम होता है व्यतिकरण, वहाँ पे आपको कलर कम दिखाई देते हैं। व्यतिकरण प्रकाश में ही न होकर अकेले ये आपका ध्वनि में भी होता है। जैसे सेम आवृत्ति की अगर ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे आवाज़ अधिक सुनाई देता है, लेकिन अगर ध्वनि डिफरेंट होती है तो वहाँ पे आपको ध्वनि समझ में नहीं आती, यानी वो सुरीला नहीं सुनाई देता है। तो व्यतिकरण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में क्या होती हैं, चलती हैं, तो कहीं भी प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है और कहीं भी प्रकाश की तीव्रता कम होती है।
तो उसमें होने वाली इसी घटना, प्रकाश में होने वाली इस घटना को हम लोग व्यतिकरण का नाम देते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं जैसे सावन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। ठीक है, नेक्स्ट है विवर्तन। ठीक है, तो विवर्तन क्या होता है? विवर्तन में ये होता है कि प्रकाश जो होती है वो किसी सूक्ष्म अवरोध से टकराकर किनारे में, उसके किनारों में छाया में प्रवेश कर जाने की घटना विवर्तन कहलाती है। यानी किसी सूक्ष्म अवरोध का मतलब ये होता है कि जैसे प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम से बीच में होता है। तो ये जो आपका तीक्ष्ण अवरोध होना चाहिए, इसका तरंग दैर्ध्य इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तब प्रकाश क्या होगा कि इससे टकराकर उसके किनारों में प्रवेश कर जाता है, उसकी छाया में। तो इस घटना को हम लोग विवर्तन का नाम देते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वैद्युत मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और प्रकाश मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो उत्पत्ति होती है वो प्रकाश के कारण। यानी अगर हम लोग किसी विद्युत चालक पर प्रकाश गिराते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो उनके कारण उसमें धारा बहने लगती है। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुन लो कि जब हम लोग किसी प्लेट पर, धातु की प्लेट पर, धातु की सतह पर प्रकाश डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इससे बहने वाली धारा को फोटो धारा कहते हैं। फोटो मतलब फोटान, मतलब कि प्रकाश से उत्पन्न जो होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा लेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि लेंस क्या होता है। देखिए, जैसा कि अभी पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे मानव नेत्र। ठीक है, तो मानव नेत्र में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा मानव नेत्र होता है उसमें भी आपका लेंस लगा होता है। ठीक है, यानी लेंस जो होता है वो एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पारदर्शी कांच के आवरण से घिरा होता है। ठीक है, उसे हम लोग लेंस का नाम देते हैं। ठीक है, अब लेंस बना किस चीज़ का होता है? तो लेंस कांच का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन का भी बना होता है। ठीक है ना, लेंस जो होता है वो कांच का भी होता है, प्रोटीन का, यानी आँख में जो लेंस होता है वो प्रोटीन का होता है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेंस का यही डिफिनीशन है कि दो पारदर्शी माध्यमों से घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस का नाम देते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे लेंस के प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि जो लेंस होता है वो भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक आपका होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल। ठीक है, एक आपका कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस है, और दूसरा कौन सा है? अवतल लेंस है। ठीक है, चलिए उत्तल लेंस की बात करें तो इस लेंस का नाम हम लोग अभिसारी लेंस भी जानते हैं। इसे दूसरे नाम से अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो अभिसारी में होता है कि जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। और अपसारी में होता है फैलाव, कि जब प्रकाशीय किरणें क्या होती हैं, किसी बिंदु से होकर चलती हैं तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं, तो इसी घटना को हम लोग अपसारी का नाम देते हैं।
ठीक है, चलो उत्तर लेंस के बारे में जानते हैं अब। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा उत्तर लेंस। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, चलिए जानते हैं उत्तर लेंस के बारे में। तो देखो यहाँ पे उत्तर लेंस को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। ये लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है, देखिए इस प्रकार से, और किनारों पे पतला होता है। देखिए ध्यान से, ये जो लेंस है ये आपका है उत्तर लेंस। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बीच में उभरा हुआ है और किनारों पे काफ़ी पतला दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग उत्तर लेंस का नाम देते हैं। और ये जो बीच में बिंदु है इसे प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। इसे कौन सा बिंदु कहते हैं हम लोग? प्रकाशिक बिंदु। और लेंस में दो ध्रुव होते हैं, P1 और P2। और ये जो है आपका वो आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, देख लीजिए एक बार कि उत्तर लेंस क्या होता है। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है उसे हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तर लेंस कहते हैं। ठीक है, और ये इसका फिगर है, चित्र है, देख लीजिए अच्छे से। इसको कॉपी पे बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक, आगे देखिए। अब हम लोग बात करते हैं अवतल लेंस का। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कि अवतल लेंस क्या होता है। ये लेंस बीच में पतला होता है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस का जो परिभाषा है वो ये है कि ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो और किनारों पर चौड़ा हो यानी मोटा हो, तो इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष है। और ये इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेंस अवतल और उत्तल लेंस। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है। नेक्स्ट रीडिंग है लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। चलिए जानते हैं लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में। तो पहला नियम है, अभी हम लोग ये उत्तल लेंस से पढ़ रहे हैं ना।
चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्या है कि जब प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस प्रथम फोकस से होकर द्वितीय फोकस से होकर जाती है। द्वितीय फोकस से होकर जाती है। देखिए जब प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। आइए इसका फिगर बनाते हैं। देखिए ये इसका मुख्य अक्ष है। जब प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तब ये अपवर्तन के पश्चात इसमें दो फोकस होते हैं, एक इधर होता है F1 और इस साइड F2 होता है। तब ये द्वितीय फोकस से होकर जाता है। इस तरीके से देख लो फिगर पहले का इमेज कि ये आपका इस अक्ष के ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाशीय किरण चलती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, द्वितीय फोकस से होकर जानी चाहिए। ये इसका पहला रूल है। ठीक है, जैसे दर्पण में हम लोग 3 रूल पढ़े थे कि मुख्य अक्ष से होकर आने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो किरणें सीधे फोकस से आती हैं वो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और लास्ट हमने पढ़ा था कि जो किरणें सीधे आती हैं, जो किरणें सीधे वक्रता केंद्र से आती हैं उसी मार्ग में वापस चली जाती हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए सेकेंड वाला, दूसरा नियम। जब प्रकाशिक किरणें प्रथम फोकस से जब प्रकाशिक किरणें प्रथम फोकस से होकर होकर आती हैं तो वे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
देख लीजिए यहाँ पे नियम कि जब प्रकाशिक किरणें प्रथम फोकस से होकर आती हैं तो वे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, देख लो, जब प्रकाशिक किरणें प्रथम फोकस से होकर आती हैं तो वे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। चलिए इसका इमेज बनाते हैं। ये देखिए इमेज बना रही है, प्रथम फोकस है और ये द्वितीय फोकस है। तो जैसा मैंने कहा आपसे कि अब यहाँ पे जो प्रकाशिक किरणें वो प्रथम फोकस से होकर आती हैं और जैसे ही लेंस में पड़ती हैं यहाँ से अपवर्तित होती हैं और मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, प्रकाशिक किरण है जो आ रही है और ये प्रथम फोकस से होकर आ रही है और यहाँ से देखिए अपवर्तित होने के बाद क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो ये दूसरा प्रतिबिंब बनाने का नियम है लेंस द्वारा कि जब हम लोग यहाँ पे डालते हैं तो ये सीधे ऐसे आएगा और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक है, इमेज देख लो अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं। लास्ट नियम है कि जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरे, जब प्रकाशिक किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर तो अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग में आगे निकल जाती हैं। ठीक है, चलिए इमेज बनाते हैं। ये देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो जैसे ही प्रकाशिक केंद्र से कोई भी रेखा ऐसे गुजरेगी ये इसी मार्ग में आगे की तरफ चली जाती है। ठीक है, का लेंस है, ये आने वाली प्रकाशिक किरणें हैं। ठीक है, और ये आपका प्रकाशिक बिंदु है, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो चलिए देखें यहाँ पे आप लोगों को हमने तीन नियम पढ़ाया आप लोगों को कि कैसे लेंस से प्रतिबिंब का हम लोग प्रतिबिंब बना सकते हैं और उसके लिए हमें ये तीन नियम बहुत ही आवश्यक हैं और इन तीन नियमों को हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें प्रतिबिंब आसानी से बनाने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फार्मूले की बात करते हैं कि लेंस फार्मूला, जैसे दर्पण फार्मूला हम लोग यूज किए थे कि आई होप आप लोग को याद होगा। वी नो डैट, देखिए कि दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र था
1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये था दर्पण सूत्र। ठीक है, इसमें नाम था एफ का, एफ आपका था फोकस दूरी, और यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, और भी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, नाम पढ़ लीजिए अच्छे से। यह आपका फोकस दूरी है, और यू आपका दर्पण से वस्तु की दूरी है, और भी आपका दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। तो सेम उसी प्रकार लेंस का भी फार्मूला होता है। लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसे हम लोग कहते हैं लेंस फार्मूला। देख लिए, दर्पण और लेंस में थोड़ा सा अंतर है। दर्पण में क्या था कि प्लस था, और लेंस में क्या है, u का मान निगेटिव यहाँ पे है ना। तो नाम वही है, यह आपका फोकस दूरी है, और भी क्या है आपका, प्रतिबिंब की दूरी। भी प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है आपका, u वस्तु की दूरी है। ठीक है, नाम देख लीजिए। फार्मूला तो आपने देख ही लिया कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यह फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। तो हम इन तीनों को लेंस फार्मूले में हम लोग नाम इसका जान लेते हैं। और एक चीज़, दर्पण और लेंस के लिए जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल और अवतल की, वो सेम होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस होती है बराबर, वो पॉजिटिव लेते हैं, और अवतल लेंस का निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो देख ले ध्यान से। और बाकी चीज़ें चेंज होती है, इसमें वास्तविक के लिए पॉजिटिव आता है, और आभासी के लिए निगेटिव आता है, जबकि दर्पण में जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेंस फार्मूला। तो अब लेंस में हम लोग जानेंगे कि अब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ लिए। अब उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, और ये जो लेंस फार्मूला दिख रहा है, इस पर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे दर्पण में लगाए थे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वो होगा लेंस फार्मूले पे क्वेश्चन लगाना। ठीक है, तो अभी हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़े इस चैप्टर में, और उत्तल और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में भी पढ़ लिए, और कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे और कैसे क्वेश्चन लगाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो अभी आज आई होप कि आप लोग को इतना ही आप लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे आप लोग। ठीक है, तो अब पिछले वीडियो में जो भी क्वेश्चन हमने दिया है आप लोगों को, वो क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए, उसको छोड़िएगा मत। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग को जवाब देना है उसका। तो आप लोग कमेंट में जवाब दे सकते हैं लिखकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।